आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th के अंदर केमिस्ट्री में एक और नया चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इसके पहले हम लोग अपने केमिस्ट्री में 3 अलग अलग चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3। चैप्टर नंबर 4 हमारा केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि हर चैप्टर में तो हम यही बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन चैप्टर ये वाला वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये केमिस्ट्री का चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम चाहेंगे कि इस चैप्टर को समझने के लिए कई बार हम लोगों को अपने बोर्ड पे डायग्राम बना के चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो चूँकि ये थोड़ा सा हम लोगों का पहला वाला क्लास है चैप्टर में, और कुछ चीज़ें हैं इसमें जो कि इंट्रोडक्शन टाइप है। पहले आपको इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा, ये समझेंगे, फिर हम लोग आएंगे अपने बोर्ड पे समझेंगे, क्योंकि बहुत कुछ है इसमें जो कि केवल हम लोग सुन के नहीं समझ सकते हैं। डायग्राम वगैरह हम लोग इसमें देखेंगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी इसमें देखेंगे, मतलब प्रैक्टिकल मतलब बोर्ड वगैरह पे डायग्राम ये सब बनाएंगे, तो ये चैप्टर के अंदर हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा बनेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग अपने चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री में। चैप्टर का नाम बड़ा सिंपल है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे एटम के बारे में, कि आखिर एटम क्या होता है, किन चीज़ों से मिलकर बना होता है एटम, एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एटम के अंदर क्या क्या चीज़ होता है। आपने नाम सुना होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब कैसे खोजा गया, ये सब एटम में होते कहाँ पे है, इनका चार्ज क्या होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लोगों ने आपको बताया था, हम लोगों ने जो डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 3 में, वैलेंसी। याद कीजिए, हमने चैप्टर नंबर 3 में आपको वैलेंसी बस बोला था कि इसको याद कर लीजिए। हमने आपको उस समय पे नहीं बताया था चैप्टर नंबर 3 में कि वैलेंसी निकलता कैसे है। यदि आप लोगों को याद आ रहा होगा तो हमने बोला था कि चैप्टर नंबर 3 में वैलेंसी बस आप याद कर लीजिए, हमने ये बोला था ना। लेकिन वाकई में अब आप इस चैप्टर में ये समझने वाले हैं कि वैलेंसी निकलता कैसे है। ठीक है, तो जिस चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 3 में जो हमने बोला था कि वैलेंसी बस याद कर लीजिए, अब इसमें आप समझोगे कि वैलेंसी निकलता कैसे है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार भी है। मज़ेदार इसलिए भी है क्योंकि इसमें थियोरी कम, प्रैक्टिकल ज़्यादा है, जो कि हम लोग अपने बोर्ड पे आके समझेंगे, क्योंकि बिना डायग्राम बनाए इसको हम लोग उतना अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो ये वाला क्लास बस हम लोग अपने स्क्रीन पे करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है, जिसको कि आप बोल के ही केवल समझ सकते हैं, सुन के समझ सकते हैं, बाकी तो हम लोग अपने बोर्ड पे आके सीखेंगे ही। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। और जैसा कि हमने आपको बोला, चैप्टर के नाम में ही लिखा हुआ है एटम, तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग जो बात करेंगे वो एटम के ही बारे में बात करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। तो पूरा का पूरा हमारा बात इसमें एटम के बारे में ही चलेगा। ठीक है, यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं किसी को। चलिए यहाँ से हमारा क्लास स्टार्ट होता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर हम लोग अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मज़ेदार भी है, बार बार हम बोल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट ही होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ इंट्रोडक्शन में कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। हम चाहेंगे कि मतलब हम ये मान के चलेंगे कि आपको ना कुछ नहीं पता है, हालांकि आप लोगों को बहुत कुछ पता है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें बहुत कुछ हमने आपको बताया है। चैप्टर नंबर 1, 2 भी हम लोगों ने पढ़ा है कि मैटर क्या होता है, किस तरीके से वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद हम ये मान के चलेंगे कि आपको कुछ नहीं पता है, और हमने आपको अभी तक कुछ बताया ही नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि बेसिक से आप दोबारा समझ सको। हालांकि हमको पता है कि आप लोगों को इसमें बहुत कुछ पता है कि मैटर क्या होता है, किस चीज़ से मिलकर बना होता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि हमको कुछ नहीं पता है, और हम ये मान के चलेंगे कि हमने आपको अभी तक कुछ पढ़ाया ही नहीं है। तब जाकर हम अच्छी तरीके से आपको बता पाएंगे और अच्छी तरीके से आप समझ भी पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बात यहाँ पे बोला गया है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होता है वो किसी भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। इसको छोड़िए क्या लिखा हुआ है, हम लोगों ने इसी प्रकार का एक स्टेटमेंट पढ़ा है अपने चैप्टर सेल में, सेल वाले चैप्टर में। सेल में आपने क्या पढ़ा था कि जो सेल होता है वो किसी भी लिविंग थिंग का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। मतलब कि लिविंग थिंग, आपको जितना भी चीज़ दिख रहा है जो लिविंग है वो सेल से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार से जो नॉन लिविंग थिंग होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। जितने भी लिविंग थिंग है, जैसे एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, बहुत कुछ हैं जो लिविंग है, वो सब आपके सेल से मिलकर बने हुए हैं। जो नॉन लिविंग थिंग है वो हमारे एटम से मिलकर बने हुए हैं। अब सवाल है कि सर यहाँ पे ये मैटर क्या है।
याद कीजिए अपना चैप्टर फर्स्ट, मैटर का डेफिनेशन क्या था? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब इस पृथ्वी पर जो चीज आपको दिख रहा है, दिखने का मतलब हुआ कि वो कुछ स्पेस छेक रहा है, उसके पास कुछ वजन है, मतलब मास है, उसी को हम लोग कहेंगे मैटर। इसका सिंपल सा मतलब बोल सकते हैं कि सर जितना भी चीज़ हम लोगों के पास दिख रहा है वो कुछ ना कुछ तो इस एनवायरनमेंट में जगह छेक ही रहा है। हाँ सही बात है, छेक रहा है। दूसरा बात, उसके पास कुछ ना कुछ मास भी है। हाँ सही बात है, मास भी है। तो ओवरऑल कहने का मतलब हुआ कि जो भी चीज़ आप अपने आसपास देख पा रहे हैं सब का सब हमारा मैटर ही है, और वो मैटर मिल के बना हुआ है एटम्स और मॉलिक्यूल से। अब एटम क्या होता है? देखो, एटम का मतलब सिंपल सा हो गया कोई सिंगल चीज, बहुत छोटा चीज, जिसको हम लोग कहते हैं एटम। वही दो या दो से ज्यादा कंबाइन कर देंगे तो क्या कहला जाएगा? मॉलिक्यूल कहला जाएगा। हाँ या ना? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैटर का मतलब हुआ जो चीज नॉन लिविंग है, मतलब आपको अपने आसपास जो भी चीज दिख रहा है और उसमें वो नॉन लिविंग थिंग होने चाहिए, वो आपका मैटर है। वो किससे मिलके बने होंगे? एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बने होंगे। ये तो इंट्रोडक्शन है, इसके पीछे लंबा कहानी हम लोग अभी और आगे डिस्कस करेंगे। तो अब जरा बताइए, जैसे हमारे आसपास क्या क्या दिखता है आपको? आयरन दिखता है, एल्यूमिनियम दिखता है, बिल्डिंग दिखता है, सड़क दिखता है, बहुत कुछ दिखता है। ये सब क्या नॉन लिविंग थिंग है? तो क्या इन सभी को हम लोग मैटर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये बताइए किससे मिलके बने होंगे? एटम्स वगैरह, मॉलिक्यूल वगैरह से मिलके बने होंगे। तो कहने का सिंपल सा मतलब हुआ कि लिविंग थिंग का जो शुरुआत होता है वो सेल से होता है, नॉन लिविंग थिंग का शुरुआत किससे होता है? एटम से होता है। सिंपल, इतना बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने सेल में ये भी पढ़ा है, हमने आपको पढ़ाया है कि जब बहुत सारे सेल को कंबाइन कर देते हैं तो वो टिश्यू कहलाता है। उसी प्रकार से नॉन लिविंग थिंग का बात करें तो बहुत सारे एटम को आप कंबाइन कर दोगे तो क्या कहलाएगा? वो मॉलिक्यूल कहलाएगा। कहानी लगभग सेम ही चलता है, बस थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर अराउंड अस इज ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन देम। चलिए, हमारे आसपास अलग अलग प्रकार के चीजें दिखते हैं, जैसे दरवाजा, दीवार, पंखा, कूलर, एसी, फोन, स्टैंड वगैरह बहुत कुछ दिखता है। ये सब अलग अलग है। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये अलग अलग एटम से मिलके बने हुए हैं। यदि सब एक ही एटम से मिलकर बना होता, एक ही प्रकार के एटम से, तो इस पृथ्वी पर सब चीज आपको सेम दिखता। कहने का मतलब हुआ कि आपको बिल्डिंग अलग दिखता है, टेबल अलग दिखता है, गाड़ी अलग दिखता है, साइकिल अलग दिखता है। क्यों? क्योंकि सब अलग अलग एटम से मिलकर बने हुए हैं। सिंपल सी बात है। उसी प्रकार से बात करें, हम ह्यूमन बींग अलग दिखते हैं जानवर से, जानवर भी हमसे अलग दिखता है, प्लांट हमसे अलग दिखता है, हम भी प्लांट से अलग दिखते हैं। ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि सब अलग अलग प्रकार के सेल से मिलके बना हुआ है। यदि सब एक ही प्रकार के सेल से मिलके बना होता तो सब कोई आज एक ही जैसा दिखता। तो देखो यहाँ पे ना बार बार हम आपको सेल चैप्टर में लेके क्यों जा रहे हैं, ताकि आप इसमें कनेक्ट कर सको कि लिविंग थिंग मतलब सेल और नॉन लिविंग थिंग मतलब एटम। दोनों का काम लगभग सेम है। लिविंग थिंग को बनाने का काम है सेल का, नॉन लिविंग थिंग को बनाने का काम है एटम का। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे आसपास इतने सारे अलग अलग प्रकार के चीजें दिख रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि वो अलग अलग प्रकार के, यदि वो लिविंग थिंग है तो अलग अलग सेल से मिलकर बने हुए हैं, और यदि नॉन लिविंग थिंग है तो अलग अलग प्रकार के एटम से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद है हमारा सबसे पहला टॉपिक, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग, चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर। अब ध्यान से समझिएगा, ये तो इंट्रोडक्शन था, इसको आप स्किप भी कर देते तो कोई उतना कुछ खास फर्क पड़ता नहीं, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बात तो मैटर, हमने आपको बोला कि यदि आपको मैटर का डेफिनेशन उतना याद नहीं भी रहे ना, तो सिंपल सा आप ये समझिए कि आपको अपने आसपास जो भी चीज दिख रहा है, जो भी चीज मतलब जो भी, सब आपका मैटर है, सब का सब मैटर है। अब ये मैटर में चार्ज पार्टिकल क्या होता है, चार्ज पार्टिकल क्या होता है, इसके बारे में ही हम लोग इसमें बात करेंगे। ठीक है, चलिए समझिए जरा ध्यान से। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज थॉट दैट द एटम्स आर इंडिविजुअल
चलिए थोड़ा सा याद कीजिए आप अपना चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हमने आपको पढ़ाया डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी यदि आपको याद नहीं भी है, चैप्टर नंबर 3 यदि आपने अच्छे तरीके से नहीं भी पढ़ा है, नहीं भी आप रिकॉल कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, दोबारा समझिए क्या था। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हमने आपको यह बताया था कि डाल्टन साहब ने हम लोगों को यह बताया था कि एटम जो होते हैं ना वो इंडिविजुअल है। सिंपल सा मतलब हुआ कि जैसे ऐसे समझो, मान लीजिए कि एक आयरन का रॉड है, आयरन का रॉड है, वो पहली बात तो बताओ वो नॉन लिविंग है या लिविंग है? नॉन लिविंग है। किससे मिलके बने होंगे? सेल या एटम? एटम से मिलके बने होंगे। तो डाल्टन जी हम लोगों को ये बताए थे कि यदि देखो यार कोई चीज़ एटम से मिलके बना है ना, तो वो हो गया उसके मतलब उस चीज़ का वो एटम हो गया सबसे छोटा हिस्सा। मतलब ये आपके सामने जो एक आयरन का रॉड है, पहले बात तो वो एटम से मिलकर बना हुआ है, और वो जो एटम है उस आयरन रॉड का सबसे छोटा हिस्सा हो गया जिसको कि आप और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर पाओगे। मतलब कि एटम इतने छोटे होते हैं कि उसको आप और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ये हम लोगों को बताया था किसने? डाल्टन साहब ने बताया था। चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने चीज़ पढ़ा था। उन्होंने सिंपल से बोला था कि एटम को आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन आगे चैप्टर में आप पढ़ोगे, हम आपको बताएंगे कि ये उनका जो थ्योरी था वो गलत था। मतलब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे जिसमें आपको पता चलेगा उन्होंने क्या बोला था कि किसी मैटर का सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है? एटम। लेकिन ये गलत बात है, उससे भी छोटा हिस्सा हमारा होता है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या बोला था कि एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब कि एटम इतने छोटे हैं कि आप उसको और ब्रेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये भी हम लोगों का बात गलत हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एटम में भी मतलब एटम से भी छोटे छोटे कुछ हिस्से हैं जिसको कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है आगे। बट टुडे द एटम्स आर डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। डाल्टन साहब ने हम लोगों को मतलब डाल्टन जी ने साफ साफ बोला था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, उसको और ब्रेक ज़्यादा नहीं किया जा सकता। लेकिन आज का साइंस इतना डेवलप कर गया है कि डाल्टन साहब का जो थ्योरी था, जो स्टेटमेंट था, वो आज गलत प्रूफ होता है। और आज हम लोग एटम से भी छोटे पार्टिकल्स को खोज के निकाल चुके हैं। और वो कौन कौन है? 3 है बेसिकली, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 आपके पार्टिकल्स हैं जो कि एटम से भी छोटे होते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स। क्या बोलेंगे इसको? चार्ज पार्टिकल्स। हालांकि इन तीनों के बारे में हम लोग अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहां तक में कोई समस्या किसी को है? समझ में आ रहा है सब कुछ? देखो ओवरऑल कहने का मतलब अभी तक का यहाँ पे ये है, हम लोग ना जो चैप्टर बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ये चैप्टर पूरा का पूरा नॉन लिविंग थिंग को लेकर है। लिविंग थिंग को लेकर आप लोगों ने पढ़ा है, सेल, टिश्यू, सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा है, उधर नहीं जाना है अब हम लोगों को। हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन लिविंग थिंग के बारे में। तो ऑब्वियस ही बात है, नॉन लिविंग थिंग बना होता है एटम से, तो पूरा का पूरा हमारा कहानी होगा एटम को लेकर। सिंपल सी बात है। और यहाँ पे हम लोगों को अभी जो फिलहाल जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, यहाँ तक में बस आपको 1-2 बात ध्यान रखना है। पहला बात ये कि किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो क्या होता है? एटम। ये हम लोग अभी तक जानते थे, लेकिन ये चीज आगे जाके गलत साबित हो जाएगा। अच्छा, किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है वो एटम होता है। वो किसने कहा था हम लोग को? डाल्टन साहब ने किया था। ये डाल्टन साहब का जो स्टेटमेंट था वो आगे चल के गलत हो जाएगा। ठीक है। फिर डाल्टन साहब ने ये बोला था कि एटम जो होता है वो किसी भी मैटर का सबसे छोटा हिस्सा होता है जिसको कि हम लोग और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ये भी चीज़ आगे जाके हम लोग इसको गलत साबित कर देंगे। क्यों गलत? कैसे साबित करेंगे गलत? क्योंकि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। तो इस चैप्टर में ना आप गौर करोगे जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, हालांकि आगे जब पढ़ोगे हम बताएंगे आपको, तो बहुत कुछ आपको रियलाइज होगा। लेकिन चूंकि आया है बात तो हम आपको बता देते हैं। इस चैप्टर में ना हम लोग बहुत बार ऐसे पढ़ेंगे कि ये साइंटिस्ट कुछ बोले, समय बदला, इसका स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर दूसरा साइंटिस्ट कुछ बोले, समय बदला, टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ हमारा, इसका भी बात गलत हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़े, इसका भी बात गलत हो गया। तो जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी हुआ, सबका एक एक करके स्टेटमेंट जो पहले वो लोग बोल के चले गए, स्टेटमेंट वो गलत होता चला गया और नए नए स्टेटमेंट आज हमारे सामने आते चले गए। समझ में आ रही है बात? तो एटम को लेकर ना लंबे समय से रिसर्च चल रहा है। पहले एटम को लेकर लोगों का जो मानसिकता था वो कुछ और था। एटम को लेकर पहले के लोग कुछ और सोचते थे।
फिर समय बदला, एटम के बारे में कुछ और इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर समय बदला, फिर और कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ऐसे इसमें 3-4 स्टेज लगभग इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या बोला और उनके बातों को कैसे दूसरे साइंटिस्ट ने गलत साबित कर दिया। तो वो सब हम लोगों को इसमें मिलता चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा इसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब समझिए कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया। हाँ, जो बताया था उनका पूरा स्टेटमेंट गलत है, बस आधा गलत? नहीं, उसमें बहुत कुछ उन्होंने सही भी बोला था। बहुत, जैसे डाल्टन साहब ने बोला बहुत कुछ एटम को लेकर, लेकिन उनका कुछ बात जो है ना आज के ज़माने में बिल्कुल गलत साबित हो जाता है, लेकिन कुछ बात उनका आज भी हकीकत है। समझ आ रही है बात। लेकिन जो इनका सबसे मेजर बात था वो क्या था, इन्होंने क्या बोला था, सबसे पहला बात कि किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है वो एटम होता है। गलत बात हो गया। यानी कि आगे आने वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि इनके इस स्टेटमेंट को आने वाले साइंटिस्ट ने गलत साबित कर दिया। बोला कि नहीं, एटम मतलब किसी भी मैटर का सबसे छोटा हिस्सा एटम नहीं होते हैं, उससे भी छोटा हिस्सा होता है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद और क्या कहा था डाल्टन साहब ने कि हाँ, कि एटम को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो कुछ कुछ बात उनका गलत साबित हो गया है आज। लेकिन आपको क्या लगता है कि इनके बातों को जिसने गलत साबित किया, उनके बातों को किसी ने गलत साबित नहीं किया होगा? बिल्कुल किया गया। इसमें इसीलिए हमने अब आपको बोला कि इसमें लगभग हम लोग 3-4 ऐसे स्टेज पढ़ेंगे जिसमें इसका थ्योरी इसने गलत कर दिया, इसका थ्योरी इसने गलत कर दिया, इसका थ्योरी इसने गलत कर दिया, इस तरीके से मिलेगा। इसमें 3-4 स्टेज हम लोगों को मिलेगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। इन 1897 लगभग आप बोल सकते हैं कि 1900 में, 3 साल इसमें कम है लेकिन बोल सकते हैं लगभग 1900। और यदि आज के हिसाब से देखा जाए तो कितना साल हो गया, लगभग 100, एग्जैक्ट बात करें तो 128 है ना। हाँ, लगभग 128 साल पहले आज से इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया, लगभग 128 साल पहले। In 1897 the existence of electrons in an atom was identified by J.J. Thomson। इलेक्ट्रॉन का खोज आज से लगभग 128 साल पहले हुआ और इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाले आदमी का नाम था J.J. थॉमसन। और ये बहुत बड़े इंसान थे, मतलब साइंस की दुनिया में इनका बहुत ज़्यादा नाम है। आने वाले कुछ टॉपिक में, आने वाले कुछ क्लासों में इनके बारे में आप भरपूर पढ़ने वाले हैं। मतलब जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे एटम वगैरह, तब तब इनका नाम आपको मिलता ही रहेगा। ठीक है, आगे। अच्छा, अब आपके मन में सवाल ये भी आ रहा होगा कि सर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है एटम में, किस तरीके से ये काम करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, सब कुछ बताएंगे। बस अभी आप ये जान लो कि इलेक्ट्रॉन के बारे में मेजर जानकारी क्या है। फिर तो पूरा कहानी आपको हम समझाएंगे ही, बोर्ड पे हम लोग डायग्राम ड्रॉ करके समझेंगे इलेक्ट्रॉन कैसे दिखता है, इसके पास ये कैसे मूव करता है, कैसे ये इलेक्ट्रॉन मतलब एटम में ये कहाँ पे रहता है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो बस अभी फिलहाल आप जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था वो J.J. थॉमसन जी ने किया था और 1897 में किया था। अगला, इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज। इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। देखो, जब भी आप कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप कोई बैटरी, जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल बैटरी में आपने देखा होगा 2 टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। ये है ना, अभी आपको हम बेसिक जानकारी दे रहे हैं, बस इसको भी जान लीजिए आप कि हाँ इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव होता है, लेकिन कैसे होता है सब कुछ हम लोग बोर्ड पे डिस्कस करने वाले हैं। ये बस थ्योरी है, थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर तो हम लोग बोर्ड पे आके समझने ही वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पास जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1। तो इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, तो इस हिसाब से इसके पास -1 चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ई। इलेक्ट्रॉन को आप रिप्रेजेंट करोगे स्मॉल ई लिख के, और इसके ऊपर एक छोटा सा आप माइनस का साइन दे दोगे, ताकि ये पता चले कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि माइनस का चार्ज होता है। ठीक है, आगे। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। अच्छा, अब ना इसका मतलब समझिए। सेल के अंदर जो बिल्कुल बीचों बीच हिस्सा हमारा होता था वो क्या कहलाता था? न्यूक्लियस कहलाता था। उसी प्रकार से एटम के बिल्कुल बीचों बीच भी एक हिस्सा होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के बाहर होता है। अब ये कैसे होता है,
कैसा दिखता है इलेक्ट्रॉन, उसका न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर होता है, सब बताएंगे। टेंशन मत लीजिए आप लोग, बस अभी आप जानते चलिए, बस आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस के बाहर रहेगा। मतलब एटम के अंदर न्यूक्लियस और उस न्यूक्लियस के बाहर रहेंगे, चारों तरफ घूमता रहेगा, भटकता रहेगा इलेक्ट्रॉन। उसके बाद द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, अच्छा इसको ना आप ऐसे समझो, किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो एटम होता है, और एटम से भी छोटा हमारा कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन। तो जरा सोचो, जब हम लोग एटम को ही नहीं देख पाते हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन को हमारे दिखने मतलब संभव है देख पाना? बहुत मुश्किल। मतलब इसके लिए आपको ना बहुत पावरफुल वो मतलब इस्तेमाल करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप, बहुत पावरफुल। आप इसको ऐसे समझो ना, यदि कोई मैटर होता है तो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल अभी तक हम लोग क्या जान रहे थे, एटम, और एटम से भी छोटा आपका कौन, इलेक्ट्रॉन। तो उसको देखना तो और मुश्किल वाली बात है, ठीक है। तो इसका जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो लगभग ना के बराबर होता है। अब ना के बराबर होता है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि होता ही नहीं है, होता है लेकिन बहुत कम, मतलब हमारे सोच से भी बहुत छोटा, ठीक है। इसका भी मास होता है आगे, लेकिन बहुत कम मास होता है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरा का पूरा कहानी। ध्यान रखिएगा, इसमें 3-4 बातें आपको ध्यान रखने हैं। इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि जब हम आपको बोर्ड पे कुछ बातें बताएंगे ताकि आपको याद रहे। तो पहला बात तो इसमें यह ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, पहला बात। दूसरा बात, ये न्यूक्लियस के बाहर होता है। बस 2 बात ध्यान रखिए, काफ़ी है। अगला बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन क्या होता है समझिए। इन 1886, चलिए अब देखिए, तो ध्यान से देखो जरा, इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया 1897 में, प्रोटॉन का खोज किया गया 1886 में। तो बताओ पहले किसका खोज किया गया, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? मतलब इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 में हुआ और प्रोटॉन का खोज हो गया 1886 में। तो पहले खोज किसका हुआ, प्रोटॉन का हुआ, सिंपल सी बात है। तो प्रोटॉन का जो खोज किया गया वो किया गया 1886 में, ठीक है। आगे, द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम वाज आइडेंटिफाइड बाय ई गोल्डस्टीन। प्रोटॉन यानी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, ये हम लोगों ने जान लिया। प्रोटॉन जैसा भी कुछ चीज होता है, इसको खोज के बताने का काम हम लोगों को किया ई गोल्डस्टीन ने। और सबसे पहली बार प्रोटॉन का ही खोज हुआ था 1886 में। मतलब जब पहली बार प्रोटॉन का खोज किया गया 1886 में, किसके द्वारा, ई गोल्डस्टीन के द्वारा, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, ठीक है। आगे, ई गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब एंड कॉल्ड देम कैनल रेज। एक्चुअली इसमें ना ये अपने लैब में ये सब चीज कर रहे थे। तो ये बेसिकली ये क्या कह सकते हैं, इसको ऐसे समझो, मतलब ये अपने लैब, चूंकि ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो ये लैब में ना लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। और उस लाइट से जो रे निकल रहा था, उस रे में इन्होंने प्रोटॉन का खोज करके दिखा दिया। सोचो, उस रे को उन्होंने कहा था कैनल रेज। These canal rays were positively charged radiations which ultimately lead to the discovery of proton। मतलब इसमें बहुत खुल के आपके बारे में, मतलब आपके किताब में बहुत खुल के नहीं बताया गया है, बस ये बताया गया है कि इन्होंने प्रोटॉन का खोज कैसे किया। ये एक्चुअली लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और लाइट का जो रे होता है ना, यानी कि जो रोशनी होती है, उनके थ्रू इनको आइडिया मिला कि हाँ प्रोटॉन जैसा भी कुछ चीज एटम में होता है। समझ में आ रही है बात? तो इन्होंने बेसिकली प्रोटॉन का खोज करके यहीं से दिखा दिया, मतलब यही शुरुआत था और यहीं से इन्होंने बताया कि प्रोटॉन जैसा भी कुछ चीज होता है, ठीक है। आगे, तो ये लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट अपना कर रहे थे, और लाइट के एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही इनको पता चल गया कि प्रोटॉन जैसा भी कुछ चीज एटम के अंदर होता है। उसके बाद प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, यानी कि प्लस वाला चार्ज होता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव। द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज +1। इसके पास चार्ज कितना होता है, 1, यानी कि +1। प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल p। प्रोटॉन को आप रिप्रेजेंट करोगे स्मॉल p से, और ऊपर छोटा सा प्लस का साइन दे देना ताकि पता चले ये बात हो रहा है प्रोटॉन के बारे में। आगे, द मास ऑफ प्रोटॉन इज कंसिडर्ड टू बी 1 यूनिट और 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है। प्रोटॉन का, एक प्रोटॉन का जो मास होता है ना, वो न्यूट्रॉन से, मतलब सॉरी,
एक प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मुकाबले 2000 गुना ज्यादा होता है। 2000 गुना का मतलब ये नहीं हुआ कि प्रोटॉन को आप साफ साफ देख पाओगे, नहीं, फिर भी ये बहुत छोटा है। मतलब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का जो भी मास है उससे 2000 गुना ज्यादा मास किसका होता है, प्रोटॉन का होता है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि प्रोटॉन को हम लोग खुले आंखों से देख लेंगे या फिर पावर मतलब कम पावरफुल भी माइक्रोस्कोप लगाएंगे और देख लेंगे, ऐसा नहीं, इसके बावजूद ये बहुत छोटा होता है। ठीक है, आगे, प्रोटॉन्स वाज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ था, न्यूक्लियस के बाहर था। तो कई बार ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में डिफ्रेंशिएट भी करने के लिए आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन बताइए क्या है। तो चलिए हम लोग भी कर लेंगे, बस एक पॉइंट और है आगे। एन एटम वाज कंपोज ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस। इसका मतलब क्या हुआ, एक एटम के पास जितने नंबर में प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर में इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो एक एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। इसका सिंपल सा मतलब है कि जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज, तभी दोनों बैलेंस हो पाएगा और दोनों अस्थिर रह पाएगा। समझ आ रही है बात। यदि कोई चार्ज ऊपर नीचे होता तो वो अस्थिर नहीं रहता, वो हमेशा भटकता रहता। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आप एक आयरन का रड कहीं पर रखते हैं तो चुपचाप वहीं पर रह जाता है। क्यों रह गया चुपचाप, क्योंकि जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके पास नेगेटिव भी है। यदि उल्टा पुल्टा कुछ चार्ज होता, किसी का चार्ज कम किसी का बेसी, तो शांति से नहीं रहता। अब उसको रखते वो हमेशा इधर उधर वाइब्रेट करता रहता, उसमें वाइब्रेशन हमेशा बना रहता। लेकिन चार्ज बराबर होने की वजह से दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है। ठीक है, आगे अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यदि इन दोनों में आपसे डिफरेंस पूछ दे तो क्या बताओगे। देखो, पहला बात, यदि आपसे पूछे कि बताओ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या डिफरेंस है, तो सिंपल सा बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का खोज ई गोल्डस्टीन ने किया था। पहला बात हो गया। दूसरा बात, इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था 1897 में, प्रोटॉन का खोज हुआ था 1886 में। दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस हुआ कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन के पास चार्ज होता है पॉजिटिव। तीसरा हो गया डिफरेंस। चौथा डिफरेंस ये बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। चौथा डिफरेंस हो गया। पांचवा डिफरेंस बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल एक वर्ड इस्तेमाल कर दीजिएगा उसमें पक्का। और प्रोटॉन का जो मास होता है वो उससे 2000 गुना ज़्यादा होता है। सिंपल, ये 5 डिफरेंस आपको दोनों में ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ तक जो हमने आपको बताया है, 2 मिनट ध्यान से समझिएगा जो हम बताने जा रहे हैं। यहाँ तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, अच्छा पहली बात तो आपके मन में ख्याल नहीं आया कि सर आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला, प्रोटॉन के बारे में बोला, एक चीज़ आप छोड़ रहे हैं, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में अभी इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि न्यूट्रॉन का खोज काफ़ी समय बाद हुआ है। समझिएगा ध्यान से, मतलब हम आपको जो है ना पूरा सीरीज वाइज लेके चलना चाह रहे हैं कि कौन सा चीज़ का खोज पहले हुआ, उस हिसाब से। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ेंगे 1-2 टॉपिक, उसमें ना आपको केवल और केवल मतलब अभी जो हम लोग अब अगले वाले क्लास में जो हम लोग बोर्ड पे आके कुछ चीज़ समझेंगे, एटम वगैरह के स्ट्रक्चर ये सब हम लोग बनाएंगे तो समझेंगे। उसमें ना हम मात्र 2 ही चीज़ ड्रॉ करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे और दूसरा हम प्रोटॉन ड्रॉ करेंगे। इसलिए करने वाले हैं क्योंकि उस समय तक मात्र दुनिया जानती थी कि एटम के पास 2 ही चीज़ होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के बारे में किसी को पता ही नहीं था। बहुत समय बाद पता चला कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा भी एक और चीज़ होता है जिसका नाम है न्यूट्रॉन। इसीलिए वो अभी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन आगे वो चीज़ आपको मिलेगा और खुद हम इसमें आपको लिख के भी बताएंगे। ठीक है, तो तीनों चीज़ के बारे में बताएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन किस हिसाब से, मतलब जिस समय जो चीज़ खोजा गया, सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि अभी तक के क्लास में आपने कुछ नहीं समझा है। एक तरीके से इस चैप्टर का आपने 0% चीज़ों को समझा है। ये सब चीज़ तो बस मामूली चीज़ है जो कि कोई भी सुन के समझ लेगा, बस याद रख लेगा। लेकिन मेन चीज़ जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो तो अब स्टार्ट होगा। आप समझोगे कि इसमें कि एटम काम कैसे करता है, कौन से साइंटिस्ट ने एटम के बारे में क्या बोला, अगले वाले साइंटिस्ट ने कैसे उसको गलत साबित कर दिया, सभी में कुछ ना कुछ आपको कनेक्शन दिखेगा। तो आने वाला क्लास हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए, तो ये सब चीज़ आप लोगों को थोड़ा बहुत बस ध्यान रखना है
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हम लोगों ने दो चीज़ डिस्कस किया है, इन दोनों में डिफरेंस वगैरह भी पूछ लिया जाए तो भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो अगले वाले क्लास में हम लोग आएंगे अपने सीधे अपने बोर्ड पे और बोर्ड पे चीज़ों को ड्रॉ करके सीखेंगे, तो ज़्यादा फिर इसमें हम लोगों को मजा आएगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा हम लोग का। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।